हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 8 साइंस का अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु आपके लिए लेके आ रहा हूँ। मेरी क्लास ATS टीचिंग विद तरुण सर की क्लास में आपका स्वागत है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आँखों से नहीं देख सकते। उन्हें क्या कहते हैं? हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। ये वर्ग हैं आपके क्या हैं? जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ एवं शैवाल। हम एक एक करके इनके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। कुछ विषाणु भी सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न हैं। ये केवल परपोषी में ही उड़न करते हैं। मतलब विषाणु भी सूक्ष्म जीव की श्रेणी में आते हैं। थोड़ा डिफरेंस है इनमें। आइए हम जीवाणु के बारे में कुछ अध्ययन करते हैं। जीवाणु अति सूक्ष्म एवं साधारण जीव हैं। ये प्रायः एक कोशिकीय होते हैं, परंतु कभी कभी कोशिकाओं की संख्या 20 तक होती है। इनकी लंबाई 2 से 5 माइक्रोन तक होती है। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिन्हें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख हैं, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक। जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग। जीवाणु कई प्रकार के होते हैं, उनके आकार और रूप के अनुसार हम आपको बताएंगे। इनसे रोग क्या होते हैं आप वो पहले देखिए। जीवाणु से टाइफाइड एवं क्षय रोग, जिसको टीबी बोलते हैं। एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है, जो जीवाणु द्वारा होता है। रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की, जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। ये कुछ हमारे प्रकार हैं जीवाणुओं के, जैसे स्ट्रेप्टोबैसिलस है, विब्रियो देखिए थोड़ा कामा के आकार का है ये। ऐसे बैसिलस है, बैसिलस क्षणनुमा होता है। और डिप्लोबैसिलस ये भी क्षण के आकार का। आइए हम आगे बढ़ते हैं। कवक के बारे में पढ़ते हैं। कवक क्या है? कवक पर्णहरित रहित, मतलब एक क्लोरोफाइलस संवहन ऊतक रहित, विदाउट वैस्कुलर टिश्यू, नॉन वैस्कुलर टिश्यू एवं केंद्रक युक्त होते हैं। इनमें जनन प्रायः बीजाणुओं द्वारा बाई स्पोर्स होता है। इनका शरीर सुकाय सदृश थायलॉइड होता है, अर्थात जड़, तना एवं पत्तियों में विभक्त नहीं होता है। पर्णहरित की अनुपस्थिति के कारण ये सदैव परपोषित होते हैं, मतलब ये अपना भोजन स्वयं से नहीं बना सकते हैं और ये किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, हमारी आपकी तरह। ब्रेड पर लगने वाले कवक को आवर्धन लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। आपने ब्रेड पे देखा होगा, फफूंद जैसा पड़ जाता है, वही कवक है। ये देखिए कुछ तरह के कवक हैं इसमें, जैसे एक है आपका ब्रेड मोल्ड पे लगने वाला राइजोपस है। दूसरा पेंसिलिनियम है, जो जिससे आपका पेंसिलिन दवा बनता है। और एक देखिए इसमें एस्परजिलस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है? प्रोटोजोआ को हम प्रोटोस प्रथम जून जंतु, प्रथम जंतु अर्थात इस समुदाय के जंतु सृष्टि के प्रथम जंतु माने जाते हैं। अर्थात सबसे पहले जब जंतु आए तो वो पहले जंतु कौन थे? प्रोटोजोआ थे। ये रचना में सरल तथा एक कोशिकीय होते हैं। इनके जीवन की सारी क्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न होती हैं। इनमें अधिकांश पानी में रहने वाले स्वतंत्र जीवी होते हैं। कुछ जातियां परजीवी या मृतोपजीवी भी होते हैं। इन जंतुओं में प्रचलन क्रिया कूटपादों, कसाभों एवं रोमाभों द्वारा होती है। श्वसन क्रिया विसरण द्वारा होती है। इस क्रिया में पानी में घुली हुई ऑक्सीजन कोशिका के अंदर पहुंचती रहती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से बाहर निकलती रहती है, जैसा कि आपने अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम में होता है। आइए कुछ फिगर देखते हैं हम और इनसे होने वाली बीमारियों के बारे में जानते हैं। प्रोटोजोआ द्वारा होने वाली बीमारी आपकी क्या है? ये देखिए अमीबा का चित्र है, कुछ इस तरह का होता है। ये अपनी आकृति बदलता रहता है। पैरामीशियम है, पैरामीशियम चप्पल के आकार का होता है।
आइए रोग के बारे में देखते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग क्या है? अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, शैवाल के बारे में पढ़ते हैं। शैवाल प्रायः पर्णहरित युक्त, मतलब इसमें पर्णहरित पाया जाता है। संवहन ऊतक रहित, संवहन ऊतक इसमें नहीं पाया जाता है। भ्रूण रहित, इसमें भ्रूण नहीं पाए जाते हैं। आत्मपोषी ऑटोट्रॉपिक होते हैं। सेलुलोज इसमें पर्णहरित पाया जाता है, इसलिए ये क्या है? आत्मपोषी होते हैं। सेलुलोज भित्ति वाले होते हैं। इनमें खाद्य पदार्थ प्रायः स्टार्च रूप में उपस्थित रहता है। प्रजननांग एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय होते हैं, जिनमें प्रत्येक कोशिका युग्मक गैमेट का निर्माण करती है। निषेचन के बाद भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। शैवाल प्रकाश वाले स्थानों में पाए जाते हैं। ये प्रायः सुकाय सदृश होते हैं, अर्थात इनका शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभक्त नहीं होता है। जैसा आपने कवक में पढ़ा था, उसमें भी वो थैलॉइड होते थे, उसमें जड़, तना तथा पत्तियाँ नहीं होती हैं। आइए आगे देखते हैं, इनके कुछ फिगर्स देखिए आप। जैसे क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा ये शैवाल के अंतर्गत आते हैं। आइए हम वायरस के बारे में पढ़ते हैं। वायरस क्या है? वायरस अति सूक्ष्म, अविकल्पी परजीवी, अकोशिकीय तथा विशिष्ट न्यूक्लियोप्रोटीन कण है, जो किसी जीवित परपोषी के अंदर रहकर प्रजनन करते हैं। ये सजीव एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी माना जाता है। विषाणु क्या है? ये सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी है, इसीलिए इसको सूक्ष्म जीवों से थोड़ा अलग रखते हैं। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। आइए आगे देखते हैं इनसे द्वारा होने वाले रोग। विषाणु से होने वाले रोग, बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो विषाणु द्वारा होते हैं। तो क्या है? सामान्य रोग हैं, जैसे आपका जुकाम है, ये विषाणु से होता है। इन्फ्लुएंजा है, फ्लू जिसको बोलते हैं, एवं खांसी, ये विषाणु द्वारा होते हैं। विशेष रोगों में क्या है आपका? पोलियो एवं खसरा। गाय में खुर एवं मुंह पर रोग वायरस द्वारा होता है। देखिए ये वायरस का फिगर है, इसमें सिर होता है और पूंछ होती है। पूंछ पर कुछ सूत्र लगे होते हैं, जैसा आपको सिर में दिख रहा है फिगर में। ये एक जीवाणुभोजी वायरस की बाह्य संरचना और उसकी आंतरिक संरचना दिखाई गई है। आइए हम आगे। सूक्ष्मजीव एक कोशिकीय हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक जैसे कि कई शैवाल एवं कवक। यह बर्फीली शीत में ऊष्म गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहे हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्मजीव अकेले रह सकता है। अमीबा मतलब स्वतंत्र रूप में रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। तो हमने क्या देखा इसमें कि जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं वो गर्म जगहों में भी रह सकते हैं और बहुत ठंड जगहों पर भी रह सकते हैं। कुछ मनुष्य के शरीर में तथा कुछ स्वतंत्र रूप से भी रह सकते हैं। आइए हम आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। मित्रवत सूक्ष्म जीव। कुछ जीव ऐसे हैं जो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो आइए देखते हैं, हमें जो फ़ायदा पहुंचाएगा वो क्या है? हमारा मित्र हो जाएगा, और जो नुकसान पहुंचाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका शत्रु हो जाएगा। आइए मित्रवत सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ते हैं। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता रहा है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। सूक्ष्मजीव से दही बनता है। आपने देखा होगा घर में जो है दही बनाने के लिए क्या करते हैं? पहले दही को दूध को गर्म करके रख लेते हैं, फिर उसके अंदर थोड़ा सा दही डाल देते हैं। दही में क्या होता है? ऑलरेडी जीवाणु होते हैं लैक्टोबैसिलस टाइप के, और वो उसके अंदर अपने आप को
बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से दूध का दही बन जाता है। ऐसे ही अल्कोहल को बनाने में भी हम शुगर के अंदर में ईस्ट को डालते हैं तो उसका फर्मेंटेशन हो जाता है और वो अल्कोहल बन जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम इनके बारे में। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। वाणिज्यिक उपयोग क्या है इसका, वो देखते हैं। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। मतलब हम क्या करते हैं, जौ, गेहूं, चावल या फलों के रस को क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद उसमें हम ईस्ट को डाल देते हैं और उससे हम शराब बना लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया क्विंडन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। लुई पाश्चर ने क्विंडन की खोज 1857 ईस्वी में की थी। जो फर्मेंटेशन की खोज किसने की थी, लुई पाश्चर ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। इनसे कुछ हम दवाइयाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या प्राप्त किया जा सकता है। औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक हैं, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। मतलब क्या है कि जो हम औषधि प्राप्त कर रहे हैं, किससे प्राप्त कर रहे हैं, कवक से और जीवाणुओं से। आइए आगे देखते हैं। वैक्सीन या टीका। आपने देखा होगा कि बचपन में सभी को टीके लगते हैं। BCG का टीका है, खसरे का टीका है, हेपेटाइटिस का टीका है, आजकल पोलियो का वैक्सीन दिया जा रहा है। आइए देखते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। मतलब अगर आपसे कोई लड़ने आएगा तो आप क्या करोगे, उसके साथ भी लड़ाई करोगे ना। ऐसा नहीं कि उससे आप मार खाने लगोगे, आप भी लड़ाई लड़ोगे। तो वैसे हमारे शरीर के अंदर जब कोई जीवाणु घुसता है तो हमारा शरीर भी उसके साथ लड़ता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर एक बार आपने किसी से लड़ाई लड़ी है और आप उससे जीत गए हैं तो आपको पता है कि आपको उससे कैसे जीतना है, उसको कैसे पटकना है, वो दांव आपको याद आ जाएगा तुरंत। वैसे हमारा शरीर भी है, कि उसके शरीर में कुछ कीटाणु घुसते हैं तो हमारे शरीर अपने आप उसके लिए प्रतिरक्षी अपने दांव पेच इस्तेमाल करके उन कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। चलिए आगे देखते हैं। हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसे अनेक बीमारियों को वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि हैजा, क्षय रोग, चेचक तथा हेपेटाइटिस के टीके उपलब्ध हैं जो लगते हैं। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। आइए देखते हैं मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा कौन से रोग हो सकते हैं, उनसे क्या बचाव कर सकते हैं हम, उसके बारे में कुछ अध्ययन करते हैं। देखिए इसमें पहला पॉइंट है मानव रोग, फिर रोग कारक सूक्ष्म जीव, संचरण का तरीका, बचाव के उपाय। तो क्षय रोग जीवाणु द्वारा होता है। संचरण कैसे होगा इसका, वायु से होगा। ऐसे खसरा है, खसरा वायरस के द्वारा होता है। चिकन पॉक्स भी वायरस के द्वारा होता है। पोलियो भी वायरस के द्वारा होता है और इनका संचरण ज़्यादातर वायु से या सीधे संपर्क में आने से हो जाते हैं। इन चारों रोगों से
बचाव कैसे किया जाए, किसी दूसरे को ना हो, तो रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण करवा देना। मतलब जिसको बीमारी है हमें उसको अलग रखना है, उसके जो सामान हैं खाने पीने के उसको अलग रखना है, उसके संपर्क में नहीं आना है और उसे समय पर टीका दिलाना है। आइए दूसरी कैटेगरी देखते हैं। हमारा हैजा और टाइफाइड है। ये दोनों जीवाणु से होते हैं और इनका संचरण कैसे होता है, फैलता कैसा है, ये जल या भोजन के माध्यम से ये फैलते हैं। बचाव कैसे कर सकते हैं हम? व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना। व्यक्तिगत स्वच्छता मतलब साफ़ सफाई रखिए, अच्छे कपड़े पहनिए, हाँ खाने से पहले हाथ धुलिए, साबुन से खाने के बाद धुलिए, खाने के पहले धुलिए, और भली भांति पके हुए भोजन खाइए, उबला पेयजल एवं टीकाकरण कराना जरूरी है। आइए हम तीसरी कैटेगरी देखते हैं, हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए ये बहुत ही भयानक बीमारी है और ये यकृत से संबंधित है और ये वायरस की वजह से होता है और ये फैलता कैसे है? पानी की वजह से। अगर प्रदूषित पानी है तो उससे आपको हेपेटाइटिस ए हो सकता है। तो इससे बचने का उपाय क्या है? उबले हुए पेयजल का प्रयोग करें। मतलब पानी जो हम पी रहे हैं उसे उबाल कर पिएं और समय पर टीका लगवाएं। आइए चौथी कैटेगरी है हमारा मलेरिया। मलेरिया किससे होता है? मलेरिया हमारा प्रोटोजोआ से होता है और ये फैलता कैसे है? मच्छर काटने की वजह से फैलता है। तो मच्छरों से बचने के लिए आप क्या करेंगे? मच्छरदानियों का प्रयोग करें, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न रहने दें। अगर आपके आसपास में कहीं जल एकत्र हो रहा है, जैसे कूलर है या बारिश में और भी चीज़ें हैं जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है, वहाँ पे मच्छर जा करके अपना बैठ रहे हैं और वो अपना प्रजनन करते हैं बहुत ज़्यादा, और जिससे उनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है। तो उसको आपको पानी को वहाँ से निकाल कर फेंक देना है या उसमें मिट्टी का तेल डाल देना है या किसी रसायन का उपयोग करना है और कोशिश करें आप मच्छरदानी में ही सोएं। चलिए आइए हम कुछ हानिकारक सूक्ष्मजीवों के बारे में पढ़ते हैं। क्या है? सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्मजीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्मजीव। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव श्वास द्वारा, पेयजल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण जैसे हैजा है आपका, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग, ये संपर्क में आने से एक दूसरे के हो सकते हैं, इसलिए हमें इनसे संपर्क की दूरी बना के रखना पड़ता है ताकि ये रोग न फैले। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोगकारक वायरस, विषाणु भी वायु में आ जाते हैं। यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए छींकते समय आपको मुंह में रुमाल लगा लेना चाहिए। देखिए जैसे इस फिगर में दिखा रहे हैं, ये लेडीज़ जो है छींक रही है तो उसने मुंह पे रुमाल लगा लिया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब छींक आते हैं ना तो रुमाल याद नहीं रहता आदमी को, रुमाल सब गायब हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्मजीवों के रोगवाहक का कार्य करते हैं। जैसे घरेलू मक्खी है, इसका एक उदाहरण है। मक्खी कूड़े एवं जंतु अवशिष्ट पर बैठती है, मतलब गंदी जगहों पर बैठ जाएगी, या जो आदमी बीमार है उसके खाने पीने के सामान पर बैठ जाएगी और वो आपके वहाँ से बैठ के आके आपके खाने पर बैठ जाएगी, चीज़ें बैठ जाएगी और बीमारी को फैला देगी, आपके अंदर पहुँचा देगी। इसलिए आपको बहुत साफ़ सफाई रखना है
रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसके बीमार पड़ने की संभावना है। अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढक कर रखा जाए। बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनाफिलीज मच्छर इसका अन्य उदाहरण है। मादा मच्छर प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। मतलब मच्छरों द्वारा आपको प्लाज्मोडियम और डेंगू हो सकता है, इसलिए हमें उससे बचना है। मच्छर हमें न काटे, उसका सबसे बड़ा उपाय यही है। आइए आगे बढ़ते हैं। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। पौधों में भी ये रोग उत्पन्न कर देते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से रोग हैं, कैसे रोग हैं। अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। तालिका कुछ रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्म जीवों का नियंत्रण पाया जा सकता है। आइए हम देखते हैं कि तालिका में क्या दिया गया है। सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग, जैसे नींबू कैंकर है। नींबू में कैंकर रोग होता है, जीवाणु के कारण होता है। संचरण क्या है? वायु के द्वारा ये फैल जाता है। गेहूं की रस्ट जो है वो कवक के कारण है। ये संचरण का तरीका क्या है इसका? वायु एवं बीज दोनों। भिंडी की पीक वायरस के कारण होती है और इसके संचरण का तरीका क्या है? कीट एक पौधे पर बैठेंगे, उसके वायरस जो है उसके शरीर पे लग जाएंगे, वो दूसरे पौधे पे बैठेगा, उस पर भी उसके वायरस लग जाएंगे और वो सारा पेड़ धीरे धीरे वायरस से पीड़ित हो जाएगा। पाश्चरीकरण एक क्रिया है, इसको लुई पाश्चर ने बताया था। आइए हम इसके बारे में देखते हैं। पाश्चरीकरण दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब पाश्चरीकृत दूध को बिना उबाले हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए इसे पाश्चरीकरण कहते हैं। मतलब जिसने खोज की उसी के नाम पे उस प्रक्रिया का नाम दे दिया। आइए आगे बढ़ते हैं हम। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। बहुत सारे जीवाणु ऐसे हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी करते हैं, वो हमारे लिए लाभदायक है। जैसे राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथियों में रहते हैं, जैसे सेम और मटर जो एक सहजीविता है। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। कैसे रहती है? उसका एक नाइट्रोजन चक्र है। आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, लेग्यूम पौधों की जड़ ग्रंथियाँ दिखाई गई हैं। इनमें क्या होता है कि इनकी जड़ ग्रंथियों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है और उसके साथ सहजीविता करता है। जैसे मटर कुल के पौधे हैं, मटर के पौधे में नीचे पाया जाएगा। देखिए, मटर के हम देखते हैं कि खेती करने वाले अगर लोग होंगे तो उनको मालूम होगा कि मटर में खाद नहीं डाली जाती है, क्योंकि खाद उसमें अपने आप नाइट्रोजन इन जीवाणुओं द्वारा आ जाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजन चक्र के बारे में पढ़ते हैं। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है जो प्रोटीन, पर्णहरित, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है।
कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। आइए इसको हम एक थोड़ा सा डायग्रामेटिक देखते हैं। वायुमंडल की नाइट्रोजन है हमारे पास, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है जैसा हमने ऊपर पढ़ा। इस नाइट्रोजन को कैसे हम इसका चक्रीकरण होगा वो देख लेंगे हम। आइए देखते हैं पहला स्टेप हम इसका। तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जब बिजली गरजती है तेज़ी से तो नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के यौगिकों में, नाइट्रोजन गैस जो होती है नाइट्रोजन के यौगिकों में कन्वर्ट हो जाती है और वो ज़मीन पर आकर के मृदा में मिल जाती है। मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक, तड़ित द्वारा ये जो नाइट्रोजन के यौगिक हैं वायुमंडल की नाइट्रोजन को ये यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं और ये मिट्टी में आके मिल जाते हैं। आइए इसका दूसरा तरीका देखते हैं क्या है। दूसरा तरीका है हमारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण। तो वायुमंडल के नाइट्रोजन को कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल क्या करते हैं, वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं और बदलने के बाद वो क्या करते हैं, इसको मिट्टी में छोड़ देते हैं जिससे पौधे उसको दोबारा अपने यूज में लाते हैं। आइए देखते हैं। जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित करना। ये परिवर्तित करने के बाद क्या करते हैं, मिट्टी में ये कन्वर्ट हो जाते हैं जैसे हमने उसमें राइजोबियम में देखा था। तब ये मिट्टी में नाइट्रोजन आ गई हमारे वायुमंडल से, कहाँ आ गई, मिट्टी में। अब हमें मिट्टी से आगे कहाँ जाएगी वो देखना है। पौधों में नाइट्रोजन का उपयोग होगा। पौधों द्वारा अवशोषण। पौधे क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन अब यौगिक में कन्वर्ट हो गई है और ये मिट्टी में आ गई है तो मिट्टी से पौधे इसका अवशोषण कर रहे हैं नाइट्रोजन यौगिक का, और ये अब आगे क्या करेंगे वो हम देखते हैं। जंतुओं द्वारा पौधों को खाया जाना। अब पौधों में नाइट्रोजन आ गई तो पौधे से जो पदार्थ बनते हैं जैसे हमारा फल हो गया, अनाज हो गया, ये चीज़ें जो उत्पादन करते हैं उसके ऊपर हम निर्भर हैं तो जंतु उसको खा लेते हैं, यहाँ तक कि हम लोग भी खाते हैं उसको। जंतुओं में अब नाइट्रोजन आ गई। अब इस नाइट्रोजन का क्या होगा, उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट में बदल जाती है। मतलब जंतु जब मर जाते हैं तो क्या होता है, उनको हम जला देते हैं या ज़मीन में दफना देते हैं तो वो दोबारा फिर से उसकी नाइट्रोजन हमारी मृदा में पहुंच जाती है। आइए ये तो पौधों और जंतुओं का हो गया। अब ये दोबारा वायुमंडल में कैसे जाएगा हम उसको देखते हैं। जीवाणु, कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो नाइट्रोजन यौगिकों को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो क्या करते हैं, पहले वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदलकर मिट्टी को देते हैं, और कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो उसका उल्टा करते हैं, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रोजन में बदल देते हैं और वो फिर वो वायुमंडल में पहुंच जाती है। इसी तरह से इसका चक्र चलता रहता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हमने थ्योरी पढ़ी है उससे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूक्ष्म जीवों को किस सहायता से देखा जा सकता है, किसकी सहायता से देखा जा सकता है, हमने आपको पढ़ाया था सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। आइए दूसरा देखते हैं हम। नीले हरे शैवाल वायु से का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी में उर्वरकता में वृद्धि होती है। मिट्टी की उर्वरकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो नीले हरे शैवाल क्या करते हैं, वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं बच्चों। आइए हम अगला देखते हैं। अल्कोहल का उत्पादन नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। तो किसकी सहायता से किया जाता है वो हम लोग को देखना है। क्या बताया था हमने आपको, ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से होता है। अल्कोहल का उत्पादन किससे होता है, ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। आइए अगला देखते हैं। हैजा के द्वारा होता है। हैजा किसके द्वारा होता है ये हमें देखना है। तो हैजा घरेलू मक्खियों के द्वारा होता है। घरेलू मक्खियाँ क्या करती हैं, हैजे को फैला देती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सही शब्द के आगे
तीर का निशान लगाइए। ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। क्वेश्चन है हमारा किसके? चीनी के, अल्कोहल के, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, ऑक्सीजन के। तो चीनी के उत्पादन में तो होता नहीं है, अल्कोहल के उत्पादन में होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन के उत्पादन में भी नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा उत्तर आपका? अल्कोहल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? प्रतिजैविक क्या होता है? वो हमारे शरीर में रोगों को लड़ने की क्षमता देता है। तो क्या है? पहला सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये तो है नहीं। स्ट्रेप्टोमाइसिन यही है, अल्कोहल और ईस्ट नहीं है। ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मलेरिया परजीवी का वाहक है, कौन है? मादा एनोफिलीज मच्छर है, काकरोच है, घरेलू मक्खी है, तितली है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? पीछे हमने क्या पढ़ा था? मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक है। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। संचरणीय रोगों का मुख्य कारक क्या है? चींटी है, घरेलू मक्खी है, ड्रैगन मक्खी है, मकड़ी है। संचरणीय रोग में क्या है? आपने पीछे बताया बच्चों, हैजा, मलेरिया, ये सब संचरणीय रोगों के वाहक में क्या है? घरेलू मक्खी है। ये एक जगह बैठेगी, रोगों को, जो बीमार लोगों से दूसरे लोगों में फैला देगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? घरेलू मक्खी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है क्या है? उष्णता, गर्मी से फूल जाती है। गर्मी से कहाँ फूल जाएगा? पीसना, ये भी गलत है। ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि बढ़ने के कारण। तो ब्रेड तथा इडली फूल जाती है बच्चों, ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि होती है, उसके कारण वो फूल जाती है। यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है, क्या नाम है? तो हमने पीछे पढ़ा था, नाइट्रोजन स्थिरीकरण तो है नहीं, मोल्डिंग भी नहीं है, क्विंडन है, संक्रमण भी नहीं है। क्विंडन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा है, कॉलम 1 के जीवों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनके कार्य से कीजिए। जैसे जीवाणु है, कॉलम नंबर 1 में देखिए जीवाणु है, राइजोबियम है, लैक्टोबैसिलस है, ईस्ट है, एक प्रोटोजोआ और एक विषाणु। नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, दही का जमना, ब्रेड की बेकिंग, मलेरिया का कारक, हैजा का कारक, एड्स का कारक, प्रतिजैविक उत्पादित करना। आइए हम देखते हैं एक एक करके इसमें। तो जीवाणु को पहले देखते हैं। जीवाणु क्या है? जीवाणु के कारण हैजा का कारक है। जीवाणु क्या है? हैजा जीवाणु के कारण होता है। राइजोबियम क्या है वो देखते हैं। तो राइजोबियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। पीछे हमने पढ़ा था राइजोबियम की जड़ों, राइजोबियम क्या होता है? वो लेगुमिनेसी कुल की जड़ों में पाया जाता है, मटर के पौधे की जड़ों में पाया जाता है और वहाँ पर वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तीसरा लैक्टोबैसिलस क्या करता है बच्चों? ये हमने पढ़ा था, लैक्टोबैसिलस दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। और अब हम ईस्ट के बारे में देखते हैं। ईस्ट क्या करता है? ब्रेड की बेकिंग में काम आता है, ब्रेड को ये फुला देता है उसको। एक प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक होता है। विषाणु क्या है? विषाणु एड्स का कारक होता है। आइए हम आगे चलते हैं। क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे नहीं जा सकते हैं। इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था सूक्ष्म जीवों के 4 वर्ग हैं। क्या हैं आपके? बैक्टीरिया, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ। अगला क्वेश्चन है आपका, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों को नाम लिखिए। सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो क्या है उत्तर हमारा? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम हैं राइजोबियम और नीले हरे शैवाल। ये क्या करते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण कर देते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो उत्तर हम लिखते हैं, भाई बहुत से ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे जीवन में हमारे लिए उपयोगी हैं। क्या उपयोगिता है उनकी वो देखते हैं। पहला लैक्टोबैसिलस एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो दूध से दही बनाने में उपयोगी है। दूसरा क्या है? ईस्ट एक कवक प्रजाति का सूक्ष्म जीव है जिसका उपयोग ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। तीसरा है, ईस्ट का उपयोग प्राचीन काल से ही अल्कोहल बनाने में किया जाता है। चौथा है, राइजोबियम नामक जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करता है।
कार्बनिक अपशिष्ट जैसे सब्जियों के छिलके, मृत जंतुओं के अवशेष, विष्ठा आदि का अपघटन जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरकता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। अगला है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक हैं, जिन्हें कवक एवं जीवाणुओं से उत्पादित किया जाता है। अगला हम देखते हैं पेनिसिलम नामक फफूंद से पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक बनाई जाती है। पशु आहार एवं गुक्कुटफ आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्मजीवों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। वैक्सीन के माध्यम से कुछ सूक्ष्मजीवों को शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है, जिससे पोलियो, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस आदि का वैक्सीन टीका बनाया जाता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 है, सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण कीजिए। उत्तर है हमारा, सूक्ष्मजीवों से होने वाली हानियाँ निम्नलिखित हैं। क्या हानियाँ हैं? कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। संक्रमण होने पर ये सूक्ष्मजीव तेज़ी से फैलते हैं और दूसरे मनुष्य या जीवों में भी रोग पैदा करते हैं। मादा एनाफिलिस और एडिस मच्छर कुछ परजीवी जैसे प्लाज्मोडियम एवं डेंगू के वायरस का वाहक हैं और इन जीवों से मलेरिया एवं डेंगू हो जाता है। एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है, जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। अनेक सूक्ष्मजीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है, मतलब कम पैदावार होगी। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा आपका, ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती हैं। प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए और उनका कोर्स पूरा भी करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ उतनी असरदार नहीं होंगी।